नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर दारगलकर और आप देख रहे हैं दारगलकर मीडिया नेटवर्क। दोस्तों मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन ये बात महाराष्ट्र में जो मीडिया है उसके द्वारा फैलाई जा रही है कि इस वक्त जो 2024 की जो इलेक्शन की जो लड़ाई है वो बीजेपी महाराष्ट्र में हारने जा रही है। अब आज हम समझेंगे कि असल में ऐसा हो रहा है ग्राउंड लेवल पे या नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत बार मीडिया में जो दिखाया जाता है वो असल में ग्राउंड लेवल पे होता नहीं है। अब आप देखेंगे कि गए 2 साल में शिवसेना जो उद्धव ठाकरे है उनकी शिवसेना में फूट हो गई और वो पार्टी टूट गई और एक नाथ शिंदे उन्होंने बाहर निकल के एक अलग शिवसेना का स्थापना की और उस शिवसेना को मान्यता भी मिल गई है। अभी शरद पवार की जो एनसीपी पार्टी थी उसको भी वो भी ब्रेकअप हो गई, उसमें से अजीत पवार निकले, उनकी पार्टी को भी जो निर्वाचन आयोग है उन्होंने मान्यता दी है। तो ऐसे देखा जाए तो पेपर पे तो ये डेफिनेटली है कि भारतीय जनता पक्ष के साथ में जो टूटा हुआ धड़ा है शिवसेना का और एनसीपी का वो उनके साथ आया है। अब आपको समझना ये होगा कि ये जो दो धड़े साथ में आए हैं उन्होंने सच में बीजेपी की जो ताकत है महाराष्ट्र में उसमें इजाफा किया है या नहीं किया है। दोस्तों देखिए, कोई भी पार्टी जब टूटती है ना, तो पार्टी जब टूटती है तो उसमें से निकल के कौन नेता दूसरी पार्टी में जाता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे जब शिंदे निकले शिवसेना से तो वो डेफिनेटली एक टाइम था कि ऐसे बोला जाता था। खैर बाद में उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन चर्चा ये थी उस वक्त भी कि जो मुख्यमंत्री पद है या उप मुख्यमंत्री पद जो भी शिवसेना के खाते में आएगा उस पे अधिकार होगा तो एकनाथ शिंदे का होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे ये अपने आप में एक बहुत स्ट्रांग लीडर है। आप देखेंगे कि जब वो निकले तो 40 एमएलए को लेके निकले और उसमें से अभी भी आप देखेंगे कि एक आध दूसरा एमएलए इधर उधर हुआ होगा, लेकिन अब तक तो मेजॉरिटी एमएलए और एमपीज उनके साथ ही है, उनको छोड़ के नहीं गए हैं। तो ये एक बात है कि शिवसेना का जो धड़ा निकला है वो स्ट्रांग था, स्ट्रांग है वो, और वो बीजेपी के साथ है, आज भी बीजेपी के साथ है। शिंदे साहब तो मुख्यमंत्री बनाया उनको, किसी को ऐसा लगा भी नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरह से शिंदे को मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन उन्होंने बनाया। एक अलग तरह का पॉलिटिक्स उन्होंने किया और वो सक्सेस भी रहा। अब बात रही एनसीपी की, तो एनसीपी का भी आप देखिए कि भले वो पार्टी शरद पवार साहब के नाम पे है, उसमें जो दबदबा है वो उनके बेटी का भी है सुप्रिया सुले का, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो पार्टी चलाना होता है ना, जो वर्कर्स के साथ में जो कार्यकर्ता है उनके साथ में मिलके पार्टी को आगे लेके जाना, पार्टी के जो डिसीजंस होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं उनको आगे लेके जाना और पॉलिटिक्स करना, ये जो ग्राउंड लेवल का काम था वो एनसीपी में गए कुछ साल से सिर्फ अजीत दादा कर रहे थे। तो अजीत दादा अपने आप में और एनसीपी में सबसे स्ट्रांग लीडर है। तो आप देखेंगे कि शिवसेना में जो स्ट्रांग लीडर था सबसे, वो बीजेपी के पास आ गया, और एनसीपी में भी जो सबसे स्ट्रांग लीडर था अजीत दादा पवार वो भी बीजेपी के पास आ गया। तो आप ग्राउंड लेवल पे आप देखेंगे ना तो बीजेपी ने ये दोनों को अपने साथ मिला के एक स्ट्रांग कॉम्बिनेशन बनाया है। अब मीडिया के बारे में आपको पता है कि महाराष्ट्र मीडिया के बारे में एक बात कुछ सालों पहले शुरू हुई थी, चाय बिस्किट मीडिया, चाय बिस्कुट मीडिया ऐसा बोलते हैं उसको। मैं तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं भी एक मीडिया का हिस्सा हूँ, लेकिन ये बात सही है कि बहुत सालों से ये जो मीडिया है महाराष्ट्र का मीडिया स्पेशली, उसमें शरद पवार साहब को फेवर करने वाले बहुत सारे पत्रकार हैं। अब उसका कारण क्या है, क्यों ऐसा है, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा, वो एक अलग विषय है, लेकिन ऐसा है।
और वो पवार साहब का समर्थन करते थे, आज भी कर रहे हैं। और चूंकि उद्धव ठाकरे साहब पवार साहब के साथ में है, तो उन्होंने उद्धव ठाकरे साहब की जो शिवसेना है उसका भी समर्थन जारी रखा है, शुरू रखा है। तो कहीं ना कहीं जाके ना आपको मीडिया में ये लगेगा, महाराष्ट्र का मीडिया अगर आप सुनेंगे देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये चुनाव जो है महाराष्ट्र में लोकसभा का 2024 का चुनाव हारने जा रही है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मुकाबला कांटे का है, टक्कर होगी, ज़रूर होगी। लेकिन आप थोड़ा देखेंगे ना कि ये सबके जो आधार स्तंभ है, ये जो लड़ाई हो रही है उसके जो विरोधी पार्टी के जो आधार स्तंभ है वो पवार साहब ऐसा बोलते हैं कि पवार साहब उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। खैर उनकी उम्र भी है 84-85 के आसपास है, शायद ज़्यादा ही हो सकती है। तो उनसे ये उम्मीद करना कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन की जो भागदौड़ है उसमें, वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। फिर बचता कौन है? संजय राउत, उद्धव ठाकरे। अब वो कितनी जगह पे जाएंगे? और दूसरी जगह पे आप देखेंगे कि एक यंग ब्रिगेड है, देवेंद्र फडणवीस है, एकनाथ शिंदे है, अजीत दादा है। वो ज़बरदस्त घूम रहे हैं महाराष्ट्र में। और अभी तो मोदी जी का महाराष्ट्र में फुल फ्लेज दौरा, अमित शाह का फुल फ्लेज दौरा शुरू नहीं हुआ है। आप समझ सकते हैं कि जब ये दौरे शुरू हो जाएंगे, ये सभाएं शुरू होंगी, तो जो वातावरण है उसमें बहुत काफ़ी बदलाव आएगा। और मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी वन साइडेड हारने जा रही है महाराष्ट्र में। थोड़ा बहुत असर होगा क्योंकि जो पार्टियां टूटी है उद्धव ठाकरे साहब की और शरद पवार की, तो उनको थोड़ी बहुत सिंपत्ति है। लेकिन वो पार्टी टूट के भी बहुत सारा समय निकल गया है, बहुत सारा पानी बह गया है। तो वो सहानुभूति की जो लहर है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसे में मुझे अगर आप पूछेंगे तो जिस तरह का वातावरण महाराष्ट्र के मीडिया में है कि बीजेपी हारने जा रही है बुरी तरह से महाराष्ट्र, मुझे ऐसा लगता नहीं है। जो एनडीए है वो अच्छा प्रदर्शन करेगी। अब थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे कि मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में एनडीए का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और मेरे जो चैनल है दारगलकर मीडिया नेटवर्क उसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।